एक एग्जाम निकला है तो और भी एग्जाम निकल सकते हैं। और ये CGL 24 मेरा फोर्थ एग्जाम था जो मेरे क्लियर हुआ था। CGL 24 के प्रीलिम्स में 34 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। मोस्टली जो भी लास्ट 5-6 ईयर्स में कॉम्प्रिहेंशन का आया था वो सब एक हम्म, बार मैंने ऑनलाइन में प्रैक्टिस कर दिया था। पहले मॉक्स दिए थे लेकिन कम मॉक्स थे। मॉक्स का हम्म, नंबर मैंने बहुत बढ़ा दिया था लास्ट हम्म। अटेम्प्ट के थ्रू। सफलता पाने के लिए लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही चुनिंदा लोग उस आग में तपकर सोना बन के आगे निकलते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे बीच हैं, जिनका नाम है प्रतीक पवार, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 में जो है वो सक्सेस प्राप्त की है और आज जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वो उत्तीर्ण है। तो आज जो है बातचीत करेंगे प्रतीक के साथ और जानेंगे कि ये जर्नी कैसी होती है। और जो लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ना सिर्फ ये मोटिवेशन का काम करेगा, बट उनको ये भी सीखने को मिलेगा कि जर्नी किस तरह से डिजाइन की जाए तो सक्सेस आपके हाथ लग सकती है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो आइए बात करते हैं प्रतीक पवार जी से। प्रतीक पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। बढ़िया हूँ सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए और स्टूडेंट के साथ मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। और सर, मैं प्रतीक पवार राजस्थान के बाड़मेर बालोतरा से हूँ और मैं अरे वाह। करंटली जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अहमदाबाद में वर्किंग हूँ। और अरे इससे वाह। पहले मैंने सर एम्स सीआरई एग्जाम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एम्स जोधपुर में भी वर्क करा है पहले। अच्छा, मतलब मल्टीपल्स गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक्सपोजर आपको है, यानी जी सर। सरकारी एग्जाम लेना है ये पहले ही तय कर लिया था। बिल्कुल सर। प्रतीक जी, मुझे एक बार अपना कॉलेज बैकग्राउंड बताइए। मतलब आपने मुझे बताया कि आप बाड़मेर राजस्थान से हैं, तो आपकी पढ़ाई हाँ सर। लिखाई वहीं से हुई, शिक्षा आपने वहीं से प्राप्त की, उच्च शिक्षा आपने वहीं से प्राप्त की, या फिर क्या आपकी जर्नी रही? जरा एक बार उस पर ब्रीफ दीजिएगा मुझे। सर जैसा कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने सर 9th क्लास में नवोदय विद्यालय पचपदरा से मैंने स्कूलिंग शुरू करी। 9th से 12th मैंने नवोदय विद्यालय से करी है। उसके हम्म। बाद में मैंने 12th में मेरे पास साइंस मैथ्स था। और उसके बाद में अच्छा। मैंने जेई मेंस के थ्रू एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट करी है सर। आपको दर्शकों को बता दूं, जोधपुर का एमबीएम कॉलेज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस माना जाता है राजस्थान में इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो इंजीनियरिंग किस फील्ड में आपने करी? सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने करी जोधपुर के टॉप कॉलेज एमबीएम से, ठीक है। और आपकी स्कूलिंग 9 to 12 हो गई। इंजीनियरिंग करने के बाद आपका सीजीएल की तरफ रुझान कैसे हुआ? उससे पहले आपने मुझे बताया कि आपने एम्स में भी काम किया है। आप मुझे एक बात बताइए कि कॉलेज खत्म होते होते आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ की जर्नी कैसे रही? वो शिफ्ट कैसे आया? क्या हुआ ऐसा? सर जैसा कि मैं जब इंजीनियरिंग में था तब कोविड आ गया था तो एकदम हम्म, सब चीजें ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई थी। तो हम्म। जैसे सर टेक्निकल एजुकेशन में मोस्टली चीजें प्रैक्टिकल हाँ। सीखने की होती है तो राइट। उसमें तो ऑनलाइन में सीख नहीं पाते। तो हम्म, इस वजह से मेरा टेक्निकल में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लग गया था क्योंकि जब टेक्निकल की चीजें हम ऑनलाइन और थ्योरी के बेस पर मतलब कर नहीं सकते थे। तो हम्म, उसके बाद में जब मैं फाइनल ईयर में आया तो प्लेसमेंट सीजन के दौरान में मैंने काफी कंपनीज में इंटरव्यू भी दिए। और उस हम्म, टाइम मेरे को ये भी फील हो चुका था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही मेरे को सही रहेगा क्योंकि टेक्निकल साइड में भी मैं जा सकता था लेकिन मेरे को अंदर से हुआ कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं। और प्लेसमेंट्स में भी मैंने फिर बाद में स्किप कर दिया था। कुछ प्लेसमेंट्स में मैं बैठा था तो उनमें मेरा टेक्निकल की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो अच्छा। उसके बाद मुझे कॉलेज सीनियर्स ने सजेस्ट किया कि एसएससी सीजीएल का एक एग्जाम होता है उसके हम्म, थ्रू अच्छे डिपार्टमेंट्स में अच्छी पोस्ट मिल सकती है। और हम्म। वो मैंने भी फिर वहां से अपनी जर्नी गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखना शुरू किया फाइनल ईयर में। तो ये कोविड आप मुझे बता रहे हैं, यानी कि आपका ये अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट नहीं था जिसमें आपने रैंक सिक्योर किया? यस सर, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, पहला अटेम्प्ट आपने उस कॉलेज से निकल के ही जो है दे दिया था। हाँ सर। उसमें क्या क्या रहा? मतलब आप बहुत को करीब आ गए थे या फिर आपको लगा कि नहीं, वो वैसा लेवल का परफॉर्मेंस नहीं है? क्योंकि मोस्टली पहला अटेम्प्ट लोग जो है ट्रायल बेसिस पे देते हैं एग्जाम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपका भी यही थॉट प्रोसेस था? हाँ सर, थॉट प्रोसेस यही था बट मैंने हम्म। उसमें प्री भी क्लियर किया, मेंस में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। मेरे को मतलब वंडरफुल। थोड़ी मार्जिन से रह गया था, नहीं तो कोई ना कोई पोस्ट उसमें मिल जाती। अच्छा। उसके बाद मतलब जैसा मैं मानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और मैं मानता हूँ कि लाखों स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। हम लोग
उन चुनिंदा लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, बट वो लाखों लोग जो रह जाते हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप भी उस कैटेगरी में रह चुके हो। एक बार फर्स्ट टाइम जब आपने एग्जाम दिया तो आपको निराशा हाथ लगी, वहां से वो जो एकदम, मतलब होता है मन में, पता होता है कि बाउंस बैक करना है, मोटिवेशन मिल चुका है, लोगों ने, हजार लोगों ने कहा है रिजल्ट पे फोकस मत करो, तैयारी पे ध्यान दो, वो सब ठीक है, वो मोटिवेशनल बातें एक तरफ ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो इसके थ्रू गुजरता है वही जानता है सच्चाई क्या है। तो आप एक तरह से रॉक बॉटम पे आगे हो गए जब आपको लगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहां से वापस ट्रैक पे आना, सिलेक्शन फिर से लेना, 2024 के लिए पुनः मोटिवेट होना, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। तब जब मेरा रिजल्ट आया उसके आसपास में और भी एग्जाम्स आए हुए थे, तो मैंने उनको हम्म। भी टारगेट करने से शुरू करा, क्योंकि सीजीएल का वापस एग्जाम के लिए 1 साल का वेट करना था और मेरी हाँ, राइट। प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई थी, लेकिन प्रैक्टिस में कमी थी। ये मैंने वहां से एनालिसिस करके मैंने ईपीएफओ एसएससी एग्जाम दिया। उसी टाइम ओके। एम्स का भी नोटिफिकेशन आया था, तो एम्स में भी एग्जाम दिया। सिमिलर पैटर्न होने की वजह से उसमें भी मेरे पेपर क्लियर हुए, और अरे वाह। फिर उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। और फिर मैंने ये जो अटेम्प्ट 24 वाला दिया था, ये मैंने कंप्लीटली जॉब के साथ में प्रिपेयर करके दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि निराश होने के बजाय आपने अपने आप को संभाला और भी पैरेलल एग्जाम्स की तैयारी आपने जारी रखी, जो कि यस आजकल सर। मुझे बहुत ही स्मार्ट मूव लग रहा है, क्योंकि ये काफी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर इसी एग्जाम से चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो एक ही सिमिलर तैयारी पे मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करता है कि चलो यहाँ तो हो ही गया है, अब जो है आप रिस्क ले सकते हो, आप वो गेम खेल सकते हो। तो आई थिंक वो भी एक पुश रहा होगा आपके लिए सीजीएल 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस का। यस सर, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि पहले जो एग्जैक्टली। लगता है कि अपन बेरोजगार के रूप में है, वो सब हट जाता है। एक मतलब जॉब के साथ साथ में कॉन्फिडेंस रहता है कि एक एग्जाम निकला है तो और भी एग्जाम निकल सकते हैं। और ये CGL 24 मेरा फोर्थ एग्जाम था जो मेरे क्लियर हुआ था। वंडरफुल। तो इसके बाद आगे और भी कुछ सोचा है अपग्रेड करने का या एग्जाम देने का, या अब आप खुश हैं जो आपका, आपकी ड्रीम पोस्ट शायद यही होगी, सी जीएसटी यस सर, इंस्पेक्टर तो सीजीएल मिल सीजीएल गई। के थ्रू मेरा ड्रीम पोस्ट यही था, और अच्छा। लोकेशन भी मेरे को सही मिला, तो मेरा सीजीएल वापस देने का कोई भी इरादा नहीं। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। प्रतीक, एक काम करते हैं, ये जो अब आपकी सीजीएल 2024 की जर्नी रही है उस पे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो चार मुख्य सब्जेक्ट हैं, ये हमारे सारे दर्शक जानते हैं, जीके, जीएस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इसमें से पहले तो आप मुझे ये बताइए आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आप अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो मुझे लग रहा है कि क्वांट रीजनिंग इसका आंसर होना चाहिए, बट फिर भी आप इस पे रोशनी डालिए जरा। मेरा सर रीजनिंग फेवरेट था। उसमें अरे मेरा वाह। मतलब अच्छे मार्क्स, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं हम्म। कि रीजनिंग पढ़नी भी पड़े, वैसा मतलब शुरू अच्छा। से स्ट्रांग था। हम्म। मार्क्स मार्क्स के लिए भी मेरे को उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, और प्लस उसमें एक इंटरेस्ट भी रहता था कि हम्म। तो कॉलेज में रीजनिंग का कोई एक्सपोजर था क्या? क्योंकि आजकल प्रतीक मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज में एप्टीट्यूड की तैयारी लास्ट फेज में कराने लग गए हैं, जॉब्स में भी, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चा जब सीजीएल की तैयारी शुरू करता था तो रीजनिंग बहुत ही फ्रेश सब्जेक्ट की तरह उसके सामने आता था, उसको कोई एक्सपोजर नहीं होता था रीजनिंग का। आपको क्या कॉलेज में रीजनिंग का थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला था, या आपके लिए भी ये एकदम फ्रेश, एकदम नया था? सर एक्सपोजर मिला था, जैसे कि प्लेसमेंट के लिए और ये इंटर्नशिप के लिए भी अगर कंपनीज आती थी तो वो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेती थी। हाँ, तो राइट, उसमें राइट। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, इन सब से थोड़ा थोड़ा मतलब रहता था कि पेपर देने पड़ते थे। तो तो उसी उस से फिर वजह आपने से। बिल्डअप कर लिया आगे। हाँ सर। तो अब चलिए, रीजनिंग की तो बात अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि समझ में आ गया कि वो आपका फेवरेट था, तो वो तो आपने पढ़ ही लिया जैसे तैसे जो करके, बढ़िया। मुझे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए इस चीज पे कि क्वांट की आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रही, और उसके बाद जीके जीएस की बात करेंगे, फिर इंग्लिश की बात करेंगे। मतलब मेरा कहना है कि आप ब्रीफ में एक बार मुझे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने तैयारी अगर 2023 में करी होगी, पहले तो आपने फाउंडेशन बिल्ड किया होगा, तो वो क्या स्ट्रक्चर था, आपने पहले क्या स्टार्ट किया, कहाँ आपने सोचा कि अब मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, इतना काफी है मेरे लिए। मतलब आपका पूरा जो बिल्डअप है, नॉलेज बिल्डअप जिसको बोलते हैं, वो कैसे रहा, किस तरह से रहा, कौन सा सब्जेक्ट पहले किया, कौन सा बाद में किया, क्या आपने उसमें पैरेलल्स ड्रॉ किए, एक बार उसके बारे में आप जरा बताइए। सर मैंने स्टार्टिंग क्वांट से करी थी। क्वांट में भी हम्म। पर्टिकुलर मैंने एडवांस मैथ्स करी थी। यूट्यूब पे क्लासेस, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था मैथ्स के हम्म। लिए। और हम्म। मेरा जैसे बैकग्राउंड सही था, तो मैंने एक बार क्लासेस और नोट्स कंप्लीट करने के बाद में
मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए थे उनकी प्रैक्टिस करी थी। प्रीवियस ईयर हम्म। पेपर्स में भी मैंने पहले जैसे टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज होते हैं, पहले पर्टिकुलर उन टॉपिक के प्रीवियस ईयर करे, उसके बाद हम्म। में मिक्स में प्रैक्टिस करी। और जैसा कि एग्जाम का नेचर ऑनलाइन है, तो उसके बाद में मैंने जो प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन का सेट होता है मिक्स में, तो उसके लिए हाँ। ऑनलाइन प्रैक्टिस करी, उसके ऑनलाइन सेट्स देता था। और अच्छा। मोस्टली मैंने ऑली बोर्ड पर क्विजेस भी दिए थे मैथ्स के। और वंडरफुल। क्विजेस के अलावा जो सेक्शनल मैथ्स के टेस्ट आते हैं वो भी हम्म। दिए। और मेंस के लिए भी सेक्शन 1 2 मैथ्स रीजनिंग के मैंने मतलब जो भी थे सारे कंप्लीट कर दिए थे। अच्छा, तो मतलब क्वांट से आपने अपनी तैयारी शुरू करी, वो भी एडवांस मैथ से आपने शुरू किया, फिर आपने अरिथमेटिक पे पैरेलल फोकस डाला, प्लस आपके बैकग्राउंड ने आपको काफी हेल्प किया कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा मजबूती आप बिल्डअप करो। इसके अलावा जीके जीएस की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, कहाँ पे आपने फोकस ज्यादा लगाया? आपका जीके जीएस में जो कंसिस्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कंटेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी के आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, उसमें से आपका रुझान किसमें ज्यादा था? क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो शायद इस तरफ थोड़ी डिफिकल्टी आपको ज्यादा रही होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो इस पे आप कुछ बातचीत कीजिए। सर मेरा पॉलिटी में इन सब सब्जेक्ट्स में पॉलिटी में इंटरेस्ट रहा, और मैंने स्टार्टिंग पॉलिटी से करी। पॉलिटी हम्म। में मैंने यूट्यूब पे ही वीडियोस देखकर स्टार्टिंग में यूट्यूब से नोट्स बनाए, और उन्हीं हम्म। नोट्स से मैंने प्रिपेयर करा। पहले मैंने पॉलिटी करा, उसके बाद हिस्ट्री पर शिफ्ट हुआ। हिस्ट्री में भी स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाते हैं, उस फॉर्म में मैंने एक बिल्डअप बनाया कि ये टॉपिक्स है और ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद में मैं रिवाइज करा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें भी मैंने बुक आती है प्रीवियस की, तो वो प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए कि किस टाइप में हम्म। आते हैं। उससे मेरे को पैटर्न अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे कैसे करना है। और फिर उसके बाद मैंने जियोग्राफी करा, और लास्ट में मैंने साइंस के तीनों सब्जेक्ट करे, और इकोनॉमी को मैंने बिल्कुल टच नहीं करा। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें, तो मैं एग्जाम के लास्ट 1 मंथ में ही जो पीडीएफ्स मिलती है उन पीडीएफ से मैंने करंट अफेयर्स करा था। दिल्ली में करंट ओके। अफेयर्स नहीं करता था, क्योंकि वो अच्छा। मेरे को प्रोडक्टिव नहीं लगता था। अच्छा, तो एग्जाम जब पास आए तब आपने पूरे साल का जो रिवाइज पीडीएफ आता यस होगा, सर। एक वो पूरा आपने वो कंपाइलेशन कर लिया, उसमें से जो आना होगा वो दो चार सवाल फंस ही जाएगा और हो ही जाएगा। हाँ सर। तो जीके भी बहुत स्ट्रेटेजी वाइज तैयार करना पड़ता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है ना उसमें खो जाते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है, और आप ना लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ने बैठ जाते हो कॉन्सेप्चुअली। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, बट आपको बहुत ही स्मार्ट वे से इसको आई थिंक इनकॉर्पोरेट करना होता है, राइट? यस सर, पहले जैसे बिल्डअप बनाना होता है कि क्या क्या हम्म। किस सीक्वेंस में इवेंट्स हुए थे। उसके हम्म। बाद में उनको पर्टिकुलर जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर कर करने पर थोड़ी कर सकते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि जीके मतलब ऐसे पेपर में आती है वो कर नहीं सकते, और हम्म। टफ क्वेश्चंस आते हैं जीके का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जीके में अपन सारे टॉपिक्स में से एक एक बार भी निकल जाए और प्रॉपर रिवाइज कर ले, तो कोई जीके हम्म। टफ नहीं है। मेरे सर CGL 24 के प्रीलिम्स में 34 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50 ओह, जीके में। नाइस, लवली, ये तो बहुत बढ़िया स्कोर है जीके के हिसाब से, ग्रेट। और इंग्लिश का क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा? सर इंग्लिश में मैंने स्टार्टिंग वोकैब से करा था, क्योंकि मेरा वोकैब में मतलब सही नहीं था। तो मैंने एक प्रीवियस ईयर की बुक आती, उस बुक से मैंने सारे के सारे वोकैब जैसे पर डे में टारगेट करता था कि मेरे को जैसे 100 ये 1 वर्ड करने हैं, 100 हम्म। ये करने हैं। उस हिसाब से मैंने उस बुक को अप्रोक्स 2 to 3 मंथ में पहले बुक को कंप्लीट करा वोकैब हम्म। के लिए शुरुआत में। वो बुक कंप्लीट हुई, इसके बाद में उसको रिवीजन पे रखकर बाकी के लिए मैंने ग्रामर का स्टार्टिंग किया। ग्रामर में भी मैंने इन डीप में नहीं शुरू करा, ग्रामर में भी मैं डायरेक्टली रूल्स पर गया, और रूल्स के देख देख कर मतलब सिमिलर टाइप के रूल्स पर मैं प्रैक्टिस करता रहा। तो अच्छा। वहां से मेरा ग्रामर हो गया। और रीडिंग के लिए मैं एडिटोरियल पढ़ता था, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता था। लेकिन फिर हम्म। भी मेरी हैबिट थी कि मैं बुक्स पढूं, तो उस हिसाब से मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ के कभी बुक्स पढ़ता, कभी एडिटोरियल का पढ़ता, कभी कोई स्टोरी वगैरह पढ़ता। उससे मेरा हम्म। कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हुआ। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो प्रीवियस में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्लोज टेस्ट आए हुए हैं, हाँ। हाँ। उनसे ही अपन प्रैक्टिस करें तो एक सही प्रैक्टिस भी हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। तो मैंने मोस्टली जो भी लास्ट 5 6 ईयर्स में कॉम्प्रिहेंशन का आया था वो सब एक हम्म। बार मैंने ऑनलाइन में प्रैक्टिस कर दिया था। तो एक एक्सपोजर भी मिलता है कि हमें जो है तैयारी इस दिशा में रखनी है, चाहे वो सवाल पूरा नहीं आएगा रिपीट होके, बट आइडिया हाँ। लगता रहता है कि ऐसा कुछ इसी के आसपास हमें अपनी गाड़ी चलानी है। वंडरफुल। हाँ तो सर।
ये मैं मानूंगा कि आपने टायर वन टायर टू को कंबाइन रखते हुए दिमाग में आपने तैयारी करी होगी, उसके बाद आपका टायर वन 2024 में निकला होगा, और उसके बाद वहां से आपकी टायर टू की जर्नी जो है वो शुरू हुई होगी। तो अब क्योंकि टायर टू बहुत आसपास है, तो काफी जनता जो हमें देख रही है इस समय वो ये भी होगी जो टायर टू की तैयारी कर रही होगी। टायर वन तो चलो उन्होंने इस बार क्लियर कर दिया होगा। तो अब मुझे टायर टू स्पेसिफिक आपसे कुछ सवाल करने हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आपका बेसिक प्रेपरेशन था, क्या वो शुरू से ही टायर वन प्लस टायर टू को ध्यान में रखते हुए था, या फिर आपने टायर वन के लिए अलग और फिर टायर टू के लिए कुछ अलग वे से प्रिपेयर किया, कुछ डिफरेंट किया? नहीं सर, डिफरेंट नहीं क्या, लगभग चीजें सिमिलर थी, कुछ हाँ, टॉपिक्स राइट। ऐड ऑन थे टायर टू में। तो हम्म मैंने टायर वन कंप्लीट होते ही जो नए टॉपिक उसमें ऐड ऑन थे वहां से शुरुआत करा। जैसे रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स थे जो टायर वन में नहीं आते, उन हम्म चीजों से करा। फिर मैंने इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं आते टायर वन में, तो जो पहले हम्म नहीं आते उन चीजों को मैंने कंप्लीट किया स्टार्टिंग हम्म, के 1 मंथ में। और ओके। उसके बाद में मैं मॉक्स लगाता था डेली। मतलब 2 आवर का एक टायर टू का मॉक कंपलसरी था कि एक मॉक मॉर्निंग में उठते ही पहले मॉक देता हम्म था। और वो हम्म ऑलिव बोर्ड से ही मैं मॉक दिया। और उस अरे मॉक बहुत। से मैं उसका सॉल्यूशन एनालिसिस करता था। अगर दो हम्म घंटे का मॉक है तो मुझे उसका एनालिसिस करने में भी 2 घंटे लग जाते थे। मैं पर्टिकुलर मेरी एक एक गलती को कॉपी बनाई हुई थी उसमें नोट डाउन करता कि इस टॉपिक में मेरा हम्म ये कमी है। उन हम्म कमियों को मैं वापस दिन में उन कमियों पर काम करता और अगले दिन फिर से मॉक लगाता। टायर टू में मेरा ऐसा था कि सिलेबस पहले हो रखा था, सेम चीजें थी, हम्म रिवाइज ही करनी थी, तो वो मेरी करेक्ट। मॉक के थ्रू रिवाइज हो पा रही थी। तो ये जो है आपने बहुत ही अहम बात जो यहाँ पे कही है, आई थिंक। आप अक्रॉस, मैं हॉलीवुड प्लेटफॉर्म की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी यस सर। जो अध्यापक है, अगर आप उसकी बात सुनोगे तो हर कोई यही बोलेगा आपसे, इवन प्रीवियस एस्पिरेंट्स भी जो सिलेक्टेड है, कि भैया एनालिसिस करना जो है वो बहुत आवश्यक है। अब बहुत स्टूडेंट्स जो है वो एनालिसिस का मतलब समझ ही नहीं पाते, उनको लगता है एनालिसिस मतलब देखना है कि क्या क्या गलती करिए, ठीक है, और सोल्यूशन देखना है और आगे बढ़ जाओ। वो क्या करते हैं कि जैसा प्रतीक ने भी हमें बताया कि अगर आपका मॉक देने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो उसको एनालाइज करने में भी 2 ढाई घंटे लगते हैं। मतलब वो अपने आप में एक एक चीज बारीकी से समझना कि इस सवाल में ये गलती है, इस सवाल में ये त्रुटि है और इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। जैसे कि एक रजिस्टर मेंटेन करने को हम लोग बोलते हैं कि अलग से एक जगह बनाओ जहां पे आपकी गलतियां लिखी हैं और उसका सुधार लिखा हुआ है। तो उन टॉपिक्स पे आपको पता होगा कि मेरे वीकनेस क्या है और मुझे कहाँ काम करना है ना। आजकल तो प्रत्येक मॉक्स में एआई एनालिसिस भी साथ में मिल रहा है। तो उसने भी आई थिंक आपको सपोर्ट किया होगा, वहां से आपने समझा होगा कि मेरे वीक एरियाज क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, वो ग्राफ वाफ बन के आते हैं और फिर उस पे आप काम करते हो, तो ज्यादा आपको और इन डेप्थ पता चलता है, राइट। यस सर। तो ये राइट। मतलब एनालिसिस ये प्रूवन फैक्ट हो गया। अब तो आपके सामने सबूत है कि एनालिसिस जो है वो बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, खास तौर पे टायर टू के समय जब आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। तो आपका मुख्य फोकस जो है वो मॉक देने पे और एनालिसिस करने पे होना चाहिए, बाकी रिवीजन ऑटोमेटिकली जो है होता रहेगा, करेक्ट। यस सर। और लास्ट के मंथ में मैं 2 मॉक लगाता था, एक मॉर्निंग में 2 आवर्स का, एक हम्म इवनिंग में, क्योंकि जब सारी सारी चीजों का एक बार रिवीजन हो चुका था, तो रिवीजन हम्म होने के बाद में सिर्फ मॉक पे ही, तो एक में प्रीवियस ईयर मॉक लगाता था और एक में जो न्यू मॉक आते हैं वो लगाता था। तो दिन में मैंने दो दो मॉक लास्ट के 1 मंथ में लगाए थे। तो करेक्ट। मोस्टली मॉक से ही इम्प्रूवमेंट मुझे लगा कि मॉक से ही हुआ है। अच्छा प्रतीक, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा ये बताने के लिए। 2023 में आपने मतलब मेंस भी, मतलब टायर टू भी दिया था, और उसमें असफलता के पश्चात आपने 2024 में पुनः अपनी तैयारी जो है वो शुरू की। तो 2023 में ऐसी क्या गलती हो गई? टायर टायर वन तो आपने क्लियर कर दिया, तो उसकी बात नहीं करेंगे। टायर टू में ऐसी क्या मिस्टेक्स हुई जो आमतौर पे किसी भी स्टूडेंट से होती होगी, जिसको आपने फिर 2024 में ठीक किया तो वो बैलेंस हो गया और आपका सिलेक्शन शायद इंश्योर हो गया? वो क्या एनालिसिस में आपने क्या गलती निकाली अपनी कि ये मुख्य गलती जो मैंने कर दी, जो एग्जाम टाइम में मेरे साथ हो गई, और अब मुझे इस पे काम करना है ताकि 24 मेरा जो है वो निकल जाए? सर उस टाइम जैसे कि मैं, मतलब कोई जॉब थी नहीं मेरे पास 23 हम्म के टाइम में, तो हम्म मैं इजीली प्रेशर में आ गया था एग्जाम में जाते ही। अगर अपन अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो हम्म, एक प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है कि होता है, आई एग्री। परफॉर्म नहीं कर पाते स्टार्टिंग के टाइम में। तो उस हम्म वजह से मेरा फर्स्ट सेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। और हम्म उसके मैंने सही करने के लिए प्रैक्टिस की हेल्प ली कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना हम्म अच्छे से अपन परफॉर्म कर सकते हैं। और जो प्रेशर बिल्डअप होता है, ये भी अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई भी हम्म प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। तो इसी हम्म चीज को मैंने प्रैक्टिस के लिए मॉक्स दिए, जो कि मैं हम्म पहले मॉक्स दिए थे लेकिन कम मॉक्स थे। मॉक्स का हम्म नंबर मैंने बहुत बढ़ा दिया था लास्ट हम्म अटेम्प्ट के थ्रू। और हम्म मेरा उसमें
एनालिसिस करने के भी मैं उस टाइम समझता नहीं था कि एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो मैंने हम्म। एनालिसिस करना शुरू कर दिया 24 हम्म। वाले में, और उस एनालिसिस से भी मेरे को सही डायरेक्शन में हेल्प मिली। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कई बच्चे आजकल मैंने देखा है बहुत ही कंटेंट फोकस्ड हो गए, मतलब हम उनको लगता है कि सही कंटेंट पढ़ लो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काफी है, एग्जाम निकल जाएगा। और फिर वो बहुत करीब आके रुक जाते हैं, बहुत करीब आके रुकते हैं, और फिर वो किस्मत को और पता नहीं किन किन चीजों को कोसते हैं वो लोग। बट वो ये समझना भूल जाते हैं कि कई बार सिर्फ पढ़ाई या कंटेंट में कमी होती ही नहीं है, वो तो शायद आपका ऑलरेडी परफेक्ट हो चुका है। ये जो नर्वसनेस बैलेंस करना, ये जो इमोशंस आप फील करते हो एग्जाम के दिन, ये जो एक्स्ट्रा बैगेज आप साथ में लेके जाते हो एग्जाम लिखने वाले दिन, वो कई बार जो है सब कुछ गड़बड़ कर देता है। तो ये भी सीखना आवश्यक है कि अवेयर रहना है, मेंटली पता होना चाहिए आपको कि गलती हो कहाँ रही है। शायद क्वेश्चन सॉल्व करने में या प्रैक्टिस में कमी है ही नहीं, शायद कमी कुछ और चीज मैनेज करने में है जिस पे आपको फोकस करना है। तो ओवरऑल प्रतीक की जर्नी जो है बहुत ही मजेदार रही है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है उससे बातचीत करने में। एक लेकिन समय की पाबंदी के कारण बस मैं एक आखिरी सवाल प्रतीक से पूछूंगा और फिर इस बातचीत को हम लोग वाइंड अप करेंगे। प्रतीक, आपने जब एग्जाम दिया तो आपका स्ट्रैटेजी, मतलब एग्जाम अटेम्प्ट करने का ऑर्डर क्या था? जनरली सबका एक ही होता है, आसपास ही होता है, तो हम आपका भी जानना चाहेंगे। और अगर एग्जाम को लिखते समय आपने टाइम कैसे मैनेज किया, मतलब किस तरीके से आपने बैलेंस आउट किया कि मुझे पहले ये अटेम्प्ट करना चाहिए इतनी देर में? क्या आपने राउंड टेक्निक का प्रयोग किया कि भाई एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में पेपर दो? तो पेपर देते समय टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर, मैं राउंड टेक्निक से ही करता था अटेम्प्ट, और मेरे पेपर स्टार्ट में जीके से करता था। जीके सेक्शन जनरली 6 to 7 मिनट में हो जाता हम्म। था। होने के बाद में मैं इंग्लिश की तरफ आता था, और इंग्लिश में जनरली 8 to 10 मिनट्स में इंग्लिश हो जाती थी। तो ओके। इंग्लिश सेक्शन में भी सब मैं, है ना, जैसे रीडिंग का कुछ है या क्लोज टेस्ट है, तो मैं हम्म। उसको स्किप करता था लास्ट में करने के लिए, उसको ठीक है। बीच में नहीं करता। जैसे जो भी टाइम टेकिंग चीजें हैं या कोई लेंथी क्वेश्चन है जिसको हम्म। मतलब पढ़ने में टाइम लगेगा, तो मैं हम्म। बाद में करता था। ठीक उसके है। बाद में थर्ड में रीजनिंग की तरफ आता था, और हम्म। रीजनिंग जैसे मतलब 14-15 मिनट्स में रीजनिंग हम्म। कंप्लीट हो जाती थी। एक दो क्वेश्चन बचते थे, उनको हाँ, मैं राइट। बाद के लिए बाद में। छोड़ देता था। और हम्म। रीजनिंग में भी मैं जैसे 2 राउंड में करता था। जो हम्म। क्वेश्चन सिंगल लाइनर्स है उनको मैं फर्स्ट बार में करता था। हम्म। सेकेंड गो में जो थोड़े क्वेश्चंस बड़े हैं या हम्म। सर्कुलर अरेंज हो गया या हम्म। इस टाइप में हम्म। टाइम टेकन क्वेश्चंस है, उनको मैं बाद में करता था। तो जी सर। उसके बाद लास्ट में आप क्वांट फिर अटेम्प्ट करते थे? क्वांट भी कैसे करते थे वो भी बताइए। सर क्वांट में भी जो सिंगल लाइन क्वेश्चन है जिसमें मेरे को लग रहा है कि टाइम कम लगेगा, वो पहले करता था। क्योंकि अगर लेंथी क्वेश्चन है और वो पढ़ा एक बार और नहीं हो पाया, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एक बार तो पढ़ने में। तो टाइम हम्म। हम्म। अपने पास कम होता है एग्जाम में। तो मैं लेंथी क्वेश्चन पहले पढ़ता ही नहीं था, और क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही अगर हो रहा है तो करता था, नहीं तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करता था, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरा टारगेट रहता था कि पहले मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख पाऊं, उसके हाँ, बाद राइट। में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात की चीज है। तो मैथ्स में मैं जनरली अगर नॉर्मल पेपर है तो 2 राउंड में, और कभी अच्छा पेपर होता था तो 3 राउंड में भी करता था। और उसके बाद में मेरे पास लास्ट में 5 से 7 मिनट फिर भी रहते थे, जो बच जाते थे। मेरे गुड। बाकी हम्म। सेक्शन में जो क्वेश्चंस बाकी रहे उनको एक बार मैं रिव्यू करता था, या उसमें हो सकते नहीं हो सकते क्वेश्चन वो देखता था। जैसे हम्म। अगर एक दो क्वेश्चन कोई इंग्लिश में वोकैब का रह गया, या रीजनिंग में कोई क्वेश्चन था जो पहले अपने अटेम्प्ट नहीं किया था, उन क्वेश्चन से हम्म। गो थ्रू होता था। अगर फिर भी टाइम रहता था तो मैं एक बार जीके में भी जो क्वेश्चंस मैंने बाकी रखे थे उनसे हम्म। मैंने एक बार गो थ्रू होता था। और मैथ्स में भी जैसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उसको भी मैं लास्ट में करता था। तो ये एडुकेटेड गेस का कितना हाथ होता है, मतलब क्या ये सही है या क्या ये गलत है? आपका क्या, आपकी क्या राय है इस पे? कई लोग बोलते हैं कि आप जो है टुवर्ड्स द एंड बोनस स्कोर करने के लिए कुछ सेक्शंस में एक एडुकेटेड गेस ले सकते हैं आप, मतलब सोचा समझा आप ये, मतलब तुक्का शब्द सही नहीं होगा, बट आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, बट शायद पार्शियल नॉलेज है उस सवाल की, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको वो अटेम्प्ट कर देना चाहिए। क्या ये सही है, क्या आपने किया था, या इससे बचना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है कि ये सही है, और मैंने भी इसका यूज किया था, और ओवरऑल इससे कोई नुकसान मेरे को कभी हुआ नहीं है। तो राइट। उस हिसाब से सही है। चलिए प्रतीक, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मतलब इतनी बढ़िया इंसाइट्स आई एम श्योर एज स्टूडेंट्स आप सबको मिले होंगे, एज अ फैकल्टी मुझे भी बहुत जो है इनपुट्स मिल गए हैं कि स्टूडेंट्स का सोचना, माइंडसेट क्या होता है। और जो स्टूडेंट सच में चीजें सुनता है, मानता है और अपने आप पे विश्वास रखता है,
उसके लिए जर्नी सचमुच बेटर हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा इजी हो जाती है, बट आई एम श्योर बेटर हो जाती है। प्रतीक, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बार ठान लेते हो कि मुझे ये चीज करनी है और आप उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो दिन दूर नहीं कि आप उस पोस्ट को हासिल करो। आप उस स्टेज पर पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, ये इम्पोर्टेंट चीज होती है। राइट, तो फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो जरूरी है ना। जर्नी तो चलो आगे पीछे होती रहती है। मतलब आपकी सोच जो है वो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट सोच है शायद, कि फाइनल में जो मेरा रिजल्ट है मुझे उस पर नजर रखना है। जर्नी में हर्डल्स आते रहेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे कभी मॉक्स में भी अगर मार्क्स कम आते थे तो उसके हम्म। बाद में हाथों हाथ में दूसरा मॉक भी देता था कि क्या पता, मतलब अगले में बेटर हो सही जाए। परफॉर्म करूं। तो उस हिसाब हम्म। से अगर एक मॉक खराब हो जाता है तो अगला उस पीछे वाले मॉक पर डिपेंड नहीं करता कि आपका पिछला पास्ट खराब था तो अगला मॉक में आप नहीं कर सकते। सेम चीज ये कि आपका पिछला अटेम्प्ट खराब हुआ तो उससे आप बिल्डअप नहीं कर सकते कि मेरा अगला एग्जाम अच्छा नहीं हो सकता। आप प्रिपेयर करेंगे तो अगले एग्जाम में आप जरूर कर सकते हैं। वंडरफुल, मतलब बैगेज कैरी मत कीजिए अपने साथ, कहने का बस यही बिल्कुल सर। मतलब। थैंक यू सो मच यस सर। प्रतीक। थैंक यू थैंक ऑलिवर यू सर। प्लेटफॉर्म पे आकर के स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के सामने अपनी कहानी रखने के लिए। तो ये थे प्रतीक पवार हमारे साथ, जो जीएसटी इंस्पेक्टर अहमदाबाद में इस समय पोस्टेड है, और अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम पोस्ट, ड्रीम एग्जाम से इन्होंने निकाला है। तो ऐसी ही और मजेदार लोगों के साथ हम लोग बातचीत करते रहेंगे, जो आपको इंस्पिरेशन देंगे, मोटिवेशन देंगे और गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर कर दें, और इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें और भी लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।